Hi guys, welcome back to my channel and this is the 6th episode for मोहब्बत हो गई तुमसे as I promised. So let's start the narration. स्टोरी के स्टार्ट में हमें नाम और फ्रेम दिखाए जाते हैं जो अपनी एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग कर रहे थे। नाम की पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन फ्रीन उसने अभी तक कुछ पेंट करना स्टार्ट नहीं किया था। हाथ में ब्रश पकड़े वो अभी भी ब्लैंक पेज को देख रहा था। ऐसे बैठे हुए उसे तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे। नाम ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम कुछ करोगे भी या ऐसे ही बैठे रहोगे? लगता है मिस्टर सरोजा का दिमाग अब डेटिंग के अलावा किसी और काम में चलता ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया है। ये कहते हुए नाम हंसने लगी। फ्रीन सीधा होकर बैठ गया। यार कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, कुछ ऐसा ख़ास नहीं मिल रहा जिसे मैं कागज़ पर उतारूं। हाँ, मेरा ख्याल है तुम एक और डेट कर लो, उससे तुम्हें इंस्पिरेशन मिल जाएगी, नाम ने उसे छेड़ते हुए कहा। उतनी देर में फ्रीन का फ़ोन बज उठा। नीता का मैसेज आया था। वो उसे अपने साथ ड्रिंक के लिए बुला रही थी। चलो इंस्पिरेशन के लिए चलते हैं। कहाँ जाना है? नीता, वो मुझे ड्रिंक के लिए बुला रही है, चलो साथ। अरे फ्रीन, पर तुम जाओ ना, मुझे क्यों खींच रहे हो? चलो ना। हमेशा की तरह फ्रीन ज़ोर ज़बरदस्ती से उसे ले गया। नाम के नाक मना करने पर भी उसने नाम को कंधे पर उठाया। वो अपने हाथों से फ्रीन की कमर पर मार रही थी और टांगें चला रही थी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। आखिरकार वो दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए जा रहे थे। अगर नीता ने तुम्हें ड्रिंक के लिए बुलाया है तो मुझे क्यों खींच रहे हो? अकेले जाओ ना, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे नीता के साथ अकेले रहते हुए डर लगता है। डर लगता है? ये सुनकर नाम हैरान होगी। तुम्हें डर नहीं लगता, तुम बस उसके साथ अकेले अनकंफर्टेबल हो जाते हो। एक ही बात है, पर ऐसा तुम नॉर्मली लड़कियों के साथ नहीं करते। देखो नाम, जिन लड़कियों के साथ मैं होता हूँ वो मोस्टली फॉरेनर्स हैं और उन्हें पता है कि हमारे दरमियान कुछ सीरियस नहीं। लेकिन नीता, तुमने देखा है उसे। अगर गलती से भी ड्रिंक करके मैंने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चूहे लग रहे हो। ये कहते हुए नाम हंसने लगी और फ्रीन चुप हो गया, क्योंकि इस मामले में वो वाकई चूहा था। वो नीता के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह तो बिहेव कर सकता था, उसके साथ सिडक्टिव वे में बात भी कर सकता था, लेकिन जब वो दोनों अकेले होते थे तो उसे खुद पर पूरी तरह काबू रखना चाहिए था, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो उसकी आंट की बेटी थी। अगर उसके साथ वो कुछ भी करता तो इसकी सारी रिपोर्ट डायरेक्ट उसके डैड तक जाती और वो शर्मिंदा हो जाता। हाय फ्रीन, ये कहते हुए नीता ने फ्रीन को गले लगाया और उसके गाल पर एक किस किया। तुम बहुत इंतज़ार करवाते हो। आई एम सॉरी, फ्रीन ने बहुत प्यार से कहा। फिर उसने पीछे नाम को देखा। नाम भी आई है? उसकी आंखों में इरिटेशन आ गया। हाँ, हमेशा की तरह, नाम ने भी उसी इरिटेटेड वॉइस में उसको जवाब दिया। ये यूजुअल था कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और फ्रीन की वजह से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रही थी। वैसे तो नाम यहाँ लड़कर आई थी, लेकिन वो खुद भी कभी नीता और फ्रीन को अकेले ना छोड़ती, क्योंकि उसे लगता था कि नीता एक ना एक दिन फ्रीन को नुकसान पहुँचाएगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो लोग काफ़ी देर बैठे रहे। किसी ने भी ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी, ख़ास तौर पर फ्रीन ने सिर्फ 1 या 2 पैग लिए थे, लेकिन वो जब भी नीता के साथ होता वो पूरी कोशिश करता था कि वो ड्रिंक ना करे, कुछ ऐसा ना करे, नीता को कुछ ऐसा करने का मौका ना दे कि बाद में वो उसे काबू ना कर सके। तकरीबन 11 बजे के करीब जब वो घर आया तो सामने वाले कमरे की लाइट जल रही थी। मोस्टली बेकी के कमरे की लाइट 10 बजे के बाद ऑफ होती थी। उसे कुछ अजीब सा लगा। वो चलता उसके कमरे के पास गया। दरवाज़ा खुला था। अंदर गया तो बैल्कनी में बेकी बैठकर रो रही थी। उसके दिल में दर्द होने लगा। आजकल ऐसा ही होता था, जब वो इस लड़की के आंसू देखता था तो उसे खुद भी दर्द महसूस होने लगता था। वो उसे कभी भी रोता नहीं देखना चाहता था। जाकर उसके पास बैठा और उसे पूछने लगा, बेकी तुम ठीक हो? रो क्यों रही हो? उन लड़कों ने फिर तंग किया क्या? उसकी आवाज़ में बहुत कंसर्न, बहुत प्यार था। बेकी आंसू भरी नज़रों से उसे देखने लगी। नहीं, उन्होंने तंग नहीं किया। ये कहते हुए उसने अपने आंसू साफ कर लिए। तो तुम रो क्यों रही हो?
वो आज आज हाँ बोलो बेकी। आज मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है। ये कहते हुए फिर 2 आंसू उसके गालों पर आ निकले। फ्रीन चुप हो गया। वो जानता था कि जो दर्द वो महसूस कर रही है उसके साथ उसे पूरी ज़िंदगी जीना है। वो दर्द जिसका कोई भी इलाज नहीं था। फ्रीन ने अपना कोट उसके कंधों पर टिका दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके सिर को धीरे धीरे सहलाने लगा। वो उसके आंसुओं को रोक नहीं सकता था, लेकिन उसे सपोर्ट कर सकता था जो वो कर रहा था। दीवार से सर टिकाकर वो बैठ गया और बेकी को उसने अपने सीने में छुपा लिया। बेकी के गर्म आंसू काफ़ी देर तक उसके सीने पर गिरते रहे और वो उसके बाल सहलाता रहा। फिर बेकी ने नज़रें उठाकर देखा तो फ्रीन इसी तरह सो गया था, उसे खुद से लिपटाए हुए। उसने अपने दिल में बोला, फ्रीन ऐसा मत करो, मेरे इतने करीब मत आओ। क्यों आते हो तुम मेरे इतने करीब? क्यों रखते हो मेरा इतना ख्याल? बहुत मुश्किल से मैंने ख़ुद को संभाला है। तुम अपने प्यार से, अपने कंसर्न से फिर मुझे कोई उम्मीद मत दे देना। मैं कोई उम्मीद नहीं बांधना चाहती। तुम अपनी बातों से मेरे दिल की रगें काटते हो, वो दिल जो तुम्हें चाहिए ही नहीं। प्लीज़ ऐसा मत करो। बड़ी मुश्किल से मैंने ख़ुद को समेटा है। मैं दोबारा टूटना नहीं चाहती। वो ये सोच रही थी, लेकिन इस लम्हे भी वो उससे दूर नहीं जा रही थी। इस वक्त वो पूरी तरह से उसके पास था और वो इस लम्हे को जीना चाहती थी। और उसने फिर से अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। पूरी रात ठंड में बैठने की वजह से वो दोनों ही बीमार हो गए थे। उन दोनों को रिकवर होने में कुछ दिन लगे। तब तक वो यूनिवर्सिटी नहीं गए, उन्होंने छुट्टियां ली थी और मोस्टली घर पर ही रहते थे। अब वो फ्रीन के साथ कुछ ज़्यादा कनेक्टेड फील करती थी। जिन दिनों में वो दोनों घर पर थे, अक्सर बातें करते थे, हमेशा रैंडम टॉक्स। उनमें कोई भी ख़ास बात नहीं होती, लेकिन फ्रीन उसकी बातों पर बेकी अपना हंसना रोक ही नहीं पाती थी। फ्रीन ने महसूस किया था कि अपने पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी के बाद वो कुछ ज़्यादा ही उदास रहने लगी थी और वो पूरी कोशिश करता था कि उसे खुश रख सके, जिसमें वो कामयाब भी रहता था। एक दिन वो मिस वॉन के साथ किचन में काम कर रही थी जब फ्रीन ने आकर उसे अपने साथ एग्जीबिशन में जाने के लिए पूछा। बेकी, तुम फ्री हो? आज कोई प्लान्स तो नहीं? नहीं, मेरे कोई प्लान्स नहीं। तो फिर मेरे साथ चलो। एक एग्जीबिशन है यूनिवर्सिटी में, उसमें बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। चलो, मज़ा आएगा। ठीक है। वो जब भी ऑनेस्टली उसकी आंखों में देखकर कुछ भी मांगता, बेकी बिना कुछ कहे मान जाती थी। और फिर वो दोनों यूनिवर्सिटी चले गए। आर्ट गैलरी और हर तरफ बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स। बेकी को आर्ट का कोई इतना नॉलेज तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके डैड भी पेंटिंग करते थे तो उसे अच्छी और बुरी पेंटिंग्स का फ़र्क तो पता ही था। यहाँ पर पड़ी हर पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी, रंगों से भरी और पेंटर की सोच को बहुत अच्छे से जाहिर कर रही थी। तभी उन्होंने विनर का नाम अनाउंस किया, फ्रीन सरोचा। ये सुनकर बेकी का दिल खुशी से भर गया। वो अपनी कामयाबी से ज़्यादा उसकी कामयाबी पर खुश होती थी। स्टेज पर जाकर जब उसने मेडल रिसीव किया तो बेकी की आंखें खुशी से चमक रही थी और थोड़ी देर में वो पिक्चर डिस्प्ले हुई जिसके लिए उसे ये मेडल मिला था। एक खूबसूरत लम्हा। बैल्कनी में बैठी एक लड़की जो एक लड़के के सीने में सर छुपाए बैठी थी। उसकी पिक्चर में चांद की रोशनी उन दोनों को भिगो रही थी। दोनों एक दूसरे से इस तरह से करीब थे जैसे कभी अलग नहीं होंगे। इतनी ठंड में दोनों के जिस्म की गर्माहट एक दूसरे को महसूस हो रही थी। वो लम्हा मुकम्मल था, प्यार से भरा, खामोश लम्हा। कोई भी देखकर बता सकता था कि पेंटर ने इस पेंटिंग में अपने सारे जज्बात डाल दिए थे। एग्जीबिशन से निकलने के बाद से बेकी बहुत खामोश थी। फ्रीन को लगा कि शायद वो पेंटिंग की वजह से नाराज़ या परेशान हो गई है। तुम्हें क्या पेंटिंग पसंद नहीं आई? फ्रीन ने फ़िक्र के साथ पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बेकी ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा।
आपने तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। मुझे लगा नहीं था कि आप उस लम्हे को इतनी वर्थ देंगे और इस तरह से डिस्प्ले करेंगे। नहीं बेकी, ऐसा नहीं है। फ्रीन उसकी बात सुनकर पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ गया। वो बहुत बहुत ख़ास लम्हा था, बहुत ही मैजिकल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और फिर उसके बाद वो दोनों ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे बैठे थे, सामने सितारों भरे आसमान को देख रहे थे। तुम्हें पता है, जब मैं बच्चा था ना, बहुत स्टबर्न था। तो अब आप कौन सा नहीं है? बेकी ने हंसते हुए कहा। ओह, तो तुम भी मजाक करती हो, टॉन्ट मारती हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हें सिर्फ रोना ही आता है। ये कहकर फ्रीन मुस्कुराने लगा और बेकी चुप हो गई। उसने स्टार्स को देखकर कहा, जब मैं छोटा था तो अपनी मॉम से कहता था कि मुझे स्टार्स चाहिए। क्या स्टार्स चाहिए? ये सुनकर बेकी मुस्कुराने लगी। हाँ, स्टार्स। और इतनी शिद्दत से चाहता था कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया था कि पहले मुझे स्टार्स ला कर दें, फिर मैं खाना खाऊंगा। तो फिर आपको मिले स्टार्स? बेकी ने दिलचस्पी से पूछा। मैं फ्रीन से रोचा हूँ, मैं कुछ मांगूँ और ना मिले। अच्छा, वो कैसे? बेकी ने हैरानी से पूछा। एक्चुअली मेरी मॉम ने जब रात हो गई तो मुझे बैल्कनी में ले जाकर बिठाया, सामने एक पानी का टब रखा और उस पर लाइट मार दी, टॉर्च से, और बोला, बेटा ये जो स्पार्क तुम्हें नज़र आ रहे हैं ना, ये जो ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग, ये सब स्टार्स हैं। मैंने बोला, मॉम स्टार्स तो ऊपर थे, आप नीचे कैसे लाई? कहते बस मैं ले आई, ये मैजिक है। और मुझे लगा कि वो वाकई स्टार्स नहीं है। बेकी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। बचपन से मैं ऐसा ही हूँ, जो चाहिए वो बस चाहिए, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर चीज़ दी है। दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो गए। तुम भी बताओ ना, तुम्हें भी तो बचपन में कुछ चाहिए होगा जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें प्रॉमिस किया होगा देने का, या ऐसे ही कोई स्टोरी? मैंने कभी सितारे तो नहीं मांगे। मैं ज़मीन पर चलने वाली लड़की हूँ और ज़मीन पर ही रहना पसंद करती हूँ, बेकी ने कुछ सोचते हुए कहा। बचपन में भी मैं बहुत शांत थी, जैसे तुम अब हो। ये कहते हुए फ्रीन फिर हंसने लगा। हाँ, ऐसे ही। लेकिन एक चीज़ मुझे याद है, मेरे डैडी हमेशा मुझे रात को सोने से पहले प्रिंसेस की स्टोरी सुनाते थे, और मैं हमेशा डैड से अपने लिए एक प्रिंस मांगती थी। फ्रीन उसे देखने लगा। मैं अपने डैड से अक्सर कहती थी कि डैड, अगर मैं सिंड्रेला नहीं बनूंगी तो क्या मुझे प्रिंस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कोई काम नहीं करती थी। उसने अपने हाथों को देखते हुए कहा। फ्रीन ने उसके हाथों को देखा, जहाँ पर कट्स के निशान थे। ये भर चुके थे ज़ख्म, लेकिन वो अपने निशान उसकी खूबसूरत उंगलियों पर छोड़ गए थे। उसने उसके दोनों हाथ थाम लिए। ये निशान कैसे बने? वो जब मैं फ़र्स्ट टाइम लंदन आई थी तो आपके कमरे में जो ग्लास था उसे उठाते हुए कट्स लग गए। फ्रीन का दिल फिर से उदासी से भर गया। उसका गुस्से में फेंका हुआ वो शैम्पेन का ग्लास अब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, जिसकी वजह से उस लड़की की खूबसूरत उंगलियां ख़राब हो गई थी। उसने धीरे से अपने होंठ उसकी उंगलियों पर रखे। आई एम सॉरी बेकी, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग अगेन। इट्स ओके फ्रीन। वो उसकी आंखों में दर्द देख रही थी, अपने लिए फ़िक्र देख रही थी। उसने जो बेकी को तकलीफ़ पहुंचाई थी उसके लिए पछतावा देख रही थी, और यही उसके लिए बहुत था। दोनों कुछ देर खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। फिर फ्रीन उसके और करीब आ गया। उसने कुछ बाल उसके कान के पीछे किए और उसकी आंखों में देखने लगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें बातें करती हैं, जो तुम नहीं कह पाती तुम्हारी आंखें वो कह देती हैं। और तुम्हारे होंठ? वो चुप कर गया। मेरे होंठ? बेकी ने पूछा। तुम्हारे होंठ बहुत खूबसूरत हैं। जब तुम बात करती हो तो कोई बस तुम्हारे होंठ ही देखता रहे और भूल जाए कि तुम क्या कह रही हो। ये कहते हुए वो उसकी आंखों में देखता उसके करीब आने लगा, और बेकी ने आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे फ्रीन उसके करीब आ रहा था।
वो उसकी खुशबू को अपने करीब आता महसूस कर रही थी। दोनों के होंठ एक दूसरे से छूने ही वाले थे। तभी फ्रीन को किसी की कॉल आती है। दोनों अलग हो जाते हैं, जैसे अभी किसी सपने से जागे थे। हाय नीता, बेबी, हाउ आर यू? फ्रीन, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है, मैं तो रिपोर्ट करने वाली थी कि मेरे फ्रीन को किसी ने मुझसे चुरा लिया है। अरे नहीं यार, मुझे कौन चुराएगा, मैं तो हमेशा से तुम्हारा हूँ। ये कहकर फिर फ्रीन फ्लर्ट करने लगा। जो थोड़ी देर पहले बेकी की आंखों की, उसके होंठों की तारीफ़ कर रहा था, अब वो नीता की, उसके चार्म की तारीफ़ कर रहा था। बेकी जो थोड़ी देर पहले एक ख्वाब में थी, अब जाग चुकी थी। फ्रीन ऐसा क्यों है? वो क्या सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं रह सकता? उसके दिल में गुस्सा, शिकवा और नाराज़गी भर गई थी। फ्रीन ने कॉल ख़त्म करके उसे देखा। ठंड बहुत हो रही है ना, चलो वरना फिर बीमार पड़ जाएंगे। और फिर वो दोनों खामोशी से घर चले गए। वापसी पर उन दोनों ने ही कोई बात नहीं की। फ्रीन को एहसास था कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। वो नीता की कॉल के लिए थैंकफुल था, क्योंकि वो बेकी को बहुत सीक्रेट समझता था। वो कोई ऐसी कैजुअल लड़की नहीं थी जिसके साथ वो रैंडम डेट कर ले और बाद में भूल जाए। वो बहुत मासूम थी और फ्रीन खुद को उसके प्यार के काबिल नहीं समझता था। तुमने भी तो अपने पेरेंट्स से कभी कुछ स्टबर्न होकर मांगा होगा। आई मीन सभी मांगते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए तुम रोई हो, उन्हें परेशान किया हो, मतलब समथिंग कुछ है तुम्हारे दिमाग में ऐसा? आज ब्रुकलिन बीच के नीचे फ्रीन के किए इस सवाल के बाद बेकी अपने पास्ट में सोचने लगी, क्या कभी उसने अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए तंग किया है? और उसे अपने बचपन का सिर्फ एक ही इंसिडेंट बार बार याद आ रहा था। 7 साल की वो बच्ची जो पिंक कलर की फ़्रॉक में अपने पेरेंट्स के बगैर पहली दफ़ा ग्राउंड में खेलने गई थी। वो उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था और नैनी साथ थी, लेकिन ग्राउंड के अंदर तो वो बच्चों के साथ खेलने गई थी और नैनी बाहर ही थी। तभी कुछ लड़कों ने आकर उससे उसकी फेवरेट डॉल छीन ली और उसे तंग करने लगे। उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू आ गए और उनमें से एक ने उसे धक्का दिया। वो ज़मीन पर गिर गई। उसका घुटना छिल गया और उसमें से खून निकलने लगा। अब उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू भर गए थे। तभी कोई आया, एक लड़का, गहरी भूरी आंखों वाला। हे, व्हाट आर यू डूइंग? उसकी आवाज़ सुनकर सब लड़के उसकी तरफ देखने लगे। वो उनकी एज का नहीं था, उनसे 5-6 साल बड़ा लग रहा था। एक छोटी बच्ची को तंग करके तुम्हें क्या लगता है बहुत प्राउड फील करना चाहिए तुम्हें? ये कहते हुए उसने उस लड़के का कान मरोड़ा जिसके हाथ में बेकी की डॉल थी। यू शुड बी शेम्ड, तुमने एक बच्ची को तंग किया। सॉरी सॉरी। वो सारे लड़के उसे देखकर डर गए। उसकी आंखें थी ही ऐसी, जब वो गुस्से में होता तो उसकी आंखें लाल हो जाती। वैसे भी उसकी आंखों में एक ऐसा गुरूर था जैसे पूरी दुनिया उसकी गुलाम हो। और बेकी उसकी आंखों को देखने लगी। आर यू ओके? ये कहते हुए उस बच्चे ने हाथ बढ़ाया। बेकी ने उसका हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। उसने बैठकर बेकी के कपड़े साफ़ किए। घुटने से अभी भी खून निकल रहा था। चलो मेरे साथ, ये कहता वो बेकी का हाथ पकड़कर उसे ले गया और एक बेंच पर बिठा दिया। अपना छोटा सा बूबियर वाला रुमाल उसे निकालकर न जाने कहाँ से वो उसे पानी से धो लाया और धीरे धीरे बेकी के ज़ख्म को साफ़ करने लगा। थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। अगर हर दफ़ा रोकर इसी तरह भागोगी तो सब लोग और तंग करेंगे। अगर कोई तुम्हें तंग करे तो उसकी आंखों में देखो। बेकी उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी। अभी वो सिर्फ 7 साल की ही तो थी। तुम क्या कुछ बोलती नहीं हो? मैं क्या बोलूं? बेकी उसी को देख रही थी। चलो मेरे साथ, लगता है तुम डरी हुई हो। और सामने एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। उस लड़के ने बेकी को आइसक्रीम लेकर दी और दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे। बातें क्या थीं अब बेकी को वो याद नहीं था।
लेकिन उसे ये याद था कि उस दिन के बाद उसने उस लड़के को कभी नहीं देखा। अगले दिन जब वो खेलने के लिए गार्डन में गई तो किसी बच्चे ने उसे तंग नहीं किया, शायद उस लड़के के डर से। लेकिन वो कई दिन इंतज़ार करती रही। वो लड़का दोबारा फिर कभी नहीं आया और धीरे धीरे वो भूल गई। लेकिन अब उसे वो लड़का बहुत शिद्दत से याद आ रहा था, क्योंकि उसके जाने के बाद उसने पहली बार अपने पेरेंट्स से ज़िद की थी कि उसे वो लड़का चाहिए, वो उससे मिलना चाहती है, उससे बातें करना चाहती है। उसने अभी तक उसका रुमाल वापस नहीं किया था जिससे उसने बेकी के ज़ख़म पर पट्टी की थी, ज़ख़म को साफ़ किया था। धीरे धीरे वो बीते वक्त की बातें भूल गई, जैसे समुंदर में जहाज़ डूब जाता है। लेकिन फ्रीन के इस सवाल की वजह से आज फिर वो चाहती थी कि वो जाने वो लड़का कौन होगा और कैसा होगा, अब भी क्या वैसे ही दिखता होगा। और ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अपनी जीत के सेलिब्रेशन के लिए फ्रीन ने दोस्तों के इंसिस्ट करने पर घर में पार्टी रखी थी। यूजुअली जब घर पर पार्टी होती थी तो बेकी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि वो कमरे से बाहर नहीं आएगी, लेकिन आज फ्रीन खुद उसे इनवाइट करने आया था। उसके लिए एक बहुत खूबसूरत ड्रेस लाया था, ब्लैक कलर की ड्रेस जो कि बहुत बोल्ड थी। ऐसी ड्रेस बेकी ने पहले कभी नहीं पहनी थी। वो मोस्टली अपनी बॉडी को फुली कवर रखती थी, लेकिन ये ड्रेस बहुत ओपन था, बहुत ब्रॉड, डीप नेक था और पीछे से भी बिल्कुल ओपन थी। लेकिन सिर्फ फ्रीन की खुशी के लिए अनकंफर्टेबल होते हुए भी उसने उस ड्रेस को पहन लिया। जब तैयार होकर वो नीचे आई तो फ्रीन उसी को देख रहा था। यू आर लुकिंग गॉर्जियस बेकी। वो चलता उसके पास आया। तुम आसमान से उतरी किसी एंजल की तरह खूबसूरत लग रही हो। उसका फ्लर्टी नेचर, बेकी ने यही दिल में सोचा। वाना डांस? ये कहते हुए फ्रीन ने हाथ बढ़ाया। बेकी उसका हाथ थामने ही वाली थी, तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई। हेलो मिस्टर सरोचा, फॉर वन मोर सक्सेस। ये कहते हुए नाम ने पीछे से फ्रीन की गर्दन में बाजू डाले और उसे खींच लिया। फ्रीन सीधा हुआ और उसे देखकर बोला, आ गई तुम, शर्म तो नहीं आती, दोस्त की पार्टी में इतनी लेट। यार तुम्हें तो पता है ना लड़कियों का, 2-2 घंटे मेकअप, कपड़े और क्या कुछ। टी, जिसकी गर्लफ्रेंड को तैयार होने में पूरे 2.5 घंटे लगे थे और वो अभी भी पूरी तरह से तैयार फील नहीं कर रही थी, चिढ़कर बोला, वेल मैं तो एक ऐसी प्रिंसेस को जानता हूँ जो 30 मिनट की जगह 20 मिनट में ही तैयार हो जाती है। नेचुरल ब्यूटी यू नो। ओ कम ऑन फ्रेंड, तुम तो बस रहने ही दो, नाम ने उससे चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हें तो हर लड़की प्रिंसेस लगती है अगर वो तुमसे स्माइल करके बात भी कर ले। और फ्रीन उसके बाद अपने दोस्तों में लग गया। वो भूल गया कि वो बेकी को डांस के लिए पूछ रहा था और अपने दोस्तों के साथ एक कॉर्नर पर जाकर बैठ गया। बेकी अब उसी को देख रही थी। आखिर वो ऐसा क्यों था? एक लम्हे ऐसा लगता था कि वो पूरी तरह बेकी का है और दूसरे लम्हे बेकी को ऐसे भूल जाता था जैसे वो उसके घर की पड़ी कोई चीज़ है। वो इस तरह के बिहेवियर से बहुत परेशान थी, पर वो उसे कहती भी तो क्या। अब उसे इस पार्टी में अपना आप एक बोझ की तरह महसूस हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि बस यहाँ से किसी भी तरह अपने कमरे में चली जाए। और वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसे एक जानी पहचानी आवाज़ ने रोक लिया। ये यूकी थी। हे बेकी, तुम भी यहाँ हो? ये कहते हुए उसने बेकी को गले लगाया। अरे यार, आज तो तुम बहुत अलग लग रही हो, काफ़ी बोल्ड ड्रेसिंग की है। ये कहते हुए यूकी उसे छेड़ने लगी। हाँ, अच्छी लगी तुम्हें? तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो, यूकी ने ये कहा, और बहुत गॉर्जियस भी। थोड़ी देर में यूकी ने उसका मूड पहले से बेहतर कर दिया। अब वो तन्हा महसूस नहीं कर रही थी, यूकी के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी। तभी फ्रीन को याद आया कि वो अचानक बेकी को वहीं पर छोड़ आया है। वो मुड़कर उसे देखने लगा तो उसे यूकी के साथ बातें करता देखा और उसे लगा कि बेकी भी एंजॉय कर रही है। और फिर वो इजी होकर अपने दोस्तों में दोबारा मगन हो गया। नाम और उसका बॉयफ्रेंड अर्थ नाम के कपड़ों को लेकर ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तुमने ही तो ये दिलाई थी, नाम ने इरिटेट होते हुए कहा। हाँ दिलाई थी, पर वो हमारे किसी प्राइवेट मोमेंट के लिए थी, इसलिए नहीं कि तुम इतनी छोटी ड्रेस पहनकर पार्टी में घूमो। सारे लड़के कैसे देख रहे थे, देखा तुमने? अरे इसको कौन देखेगा, फ्रीन ने शरारती अंदाज में कहा। फ्रीन,
नाम ने आईब्रोज चढ़ा ली। तो और क्या, ये बेचारा बर्दाश्त कर रहा है, हिम्मत है इसकी, और कोई तुम्हें देखे, ओह मुमकिन ही नहीं है। फ्रीन फिर हंसने लगा। अर्थ ने सीरियस होते हुए कहा, फ्रीन, नाम मेरी है, उसकी हर चीज़ मेरी है और उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम कभी किसी सीरियस रिलेशनशिप में रहे नहीं ना, तभी अपनी गर्लफ्रेंड्स को ऐसे कपड़े ले देते हो। कभी किसी से प्यार करो, देखना कोई और उसे छुएगा भी तो तुम्हें कैसे आग लगेगी। इन योर ड्रीम्स, फ्रीन ने हंसते हुए कहा। वो नाम और अर्थ का मजाक तो उड़ा रहा था, पर थोड़ी देर बाद ही उसे वो तकलीफ़ महसूस होने लगी जब उसने अपनी बीवी को डांस फ्लोर पर किसी और लड़के के साथ डांस करते देखा। ये ड्रेस उसने खुद ही तो उसके लिए पसंद की थी, तो अब वो इतनी बुरी क्यों लगने लगी। जब उस लड़के का हाथ बेकी की कमर को छू रहा था तो फ्रीन इतना पागल, इतना बेकाबू क्यों हो रहा था। उसे क्यों लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। जब वो बेकी को टर्न देके अपनी तरफ खींच रहा था और बेकी उसके सीने से जाकर लग रही थी, तो फ्रीन के सीने में दर्द क्यों हो रहा था, उसके दिल पर छुरियां क्यों चल रही थी। ये क्या फीलिंग थी ये तो वो नहीं जानता था, पर उसे लग रहा था कि उनका डांस ख़त्म होने से पहले ही वो गुस्से से पागल होकर कुछ कर बैठेगा। गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगी थी। तभी नीता सामने से चलती आई। हाय फ्रीन, ये कहते हुए वो आकर फ्रीन के पास बैठ गई और उसकी गाल पर एक किस किया, लेकिन फ्रीन का तो ध्यान ही नहीं था। हाय नीता, उसने बिना नीता की तरफ देखे कहा। नीता को आज कुछ अजीब सा लग रहा था। फ्रीन कभी उसे इग्नोर नहीं करता था, लेकिन आज वो उससे बात तो कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें डांस फ्लोर पर ही टिकी हुई थी। वाना डांस? नीता ने सामने से पूछा। वाई नॉट? नाम जो फ्रीन को नीता से दूर रहने के इशारे कर रही थी। फ्रीन उसे इग्नोर करता नीता को लेकर डांस फ्लोर पर चला गया। वो दोनों पहली बार डांस नहीं कर रहे थे, लेकिन आज नीता को वो पहले वाला फ्रीन नहीं लग रहा था। वो उससे फ्लर्ट नहीं कर रहा था, उसके साथ हंसकर बातें नहीं कर रहा था। उसकी नज़रें सामने कपल पर टिकी थीं। वो बेकी को बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था। उसकी बाहों में तो नीता थी, लेकिन नज़रें बेकी पर टिकी थीं। और फिर एक स्टेप आया जिसमें पार्टनर्स बदल गए। उसने नीता को बेकी से बदल दिया और अब जिस इंसान का हाथ बेकी की कमर पर था वो फ्रीन था। इस बात से उसके दिल में अजीब सा सुकून भरने लगा। जब उसने डांस करना शुरू किया था उस वक़्त उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, पर अब थोड़ी ही देर में बेकी की आंखों में देखते देखते वो गुस्सा कहाँ गायब हो गया उसे पता ही नहीं लगा। बेकी को आज वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो उसे बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था और फिर वो बोला, सॉरी फॉर बिफोर, मैं अपने दोस्तों के साथ बिज़ी हो गया था। फ्रीन एक्सप्लेन कर रहा था। ये सुनकर बेकी को हंसी आ गई और अब वो दोनों हंसकर बातें कर रहे थे, डांस को एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर नीता का दिल गुस्से से और नफ़रत से भर गया। उसने फ्रीन को कभी भी किसी लड़की के साथ इस तरह बातें करते नहीं देखा था। वो फ्लर्ट नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जिसकी वजह से नीता की आंखें जलने लगीं। तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो। ये तो आपने पहले भी कहा था, बेकी ने हंसते हुए कहा। जितनी बार कहूँ उतनी बार ही कम है, और आइंदा ये ड्रेस बाहर कहीं मत पहनना। बेकी हैरान हो गई। ये ड्रेस खुद ही तो उसने लाकर दी थी, पर ये ड्रेस तो आपने ही सिलेक्ट किया था मेरे लिए। मैं बेवकूफ़ था, तुम्हें ये ड्रेस बिल्कुल सूट नहीं करती। फ्रीन ने दिल में कसम खाई कि वो दोबारा बेकी को कभी कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनने देगा जिसमें वो इस तरह हॉट लगे, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कोई और उसे छुए, उसे देखे। और बेकी दिल में कुछ और ही सोच रही थी। आपको मैं इन कपड़ों में क्यों पसंद आने लगी? ये कपड़े तो आपकी फेवरेट गर्लफ्रेंड्स के लिए होते हैं। फिर भी दोनों डांस को एंजॉय कर रहे थे। डांस ख़त्म हुआ और फ्रीन उन दोनों के पीने के लिए ड्रिंक लेने चला गया। बेकी अपनी तेज़ धड़कनों को संभालने के लिए वॉशरूम में चली गई। डांस के दौरान उसकी धड़कनें इतनी तेज़ थी कि उसे डर था कि कहीं फ्रीन भी इन्हें ना सुन ले। तभी वॉशरूम में जब वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए तेज़ सांसें लेते हुए शीशे में देख रही थी,
उसके बराबर में नीता आकर खड़ी हो गई और बिना उसकी तरफ देखे बोली, तो तुम हो फ्रीन का नया खिलौना? ये सुनकर बेकी चौंक गई और उसने मुड़कर नीता की तरफ देखा। वो इस लड़की को वैसे नहीं जानती थी, लेकिन उसने कई दफ़ा इसे फ्रीन के साथ देखा था। नीता उसकी तरफ मुड़ गई। तुम वही लड़की हो ना जिसने इस साल रिकॉर्ड ब्रेक किया है? यस, आई एम रेबेका आर्मस्ट्रॉन्ग, बेकी ने पूरे कॉन्फिडेंस से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारा फ्रीन से क्या रिश्ता है? बेकी इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। उसे खामोश देखकर नीता को शय मिली। तुम फ्रीन के आगे पीछे फिरोगी? यूनिवर्सिटी की तकरीबन सारी लड़कियां ही फ्रीन के आगे पीछे घूमती हैं, तो उससे कोई उम्मीद मत बांध लेना। वैसे भी फ्रीन को कॉन्फिडेंट और मैच्योर लड़कियां पसंद हैं। तुम जैसी बच्ची को उसने कैसे गोद ले लिया? ये कहकर नीता हंसने लगी। बेकी ने अभी तक उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। नीता उसके कान के पास जाकर धीरे से बोली, उसके बिस्तर तक जाना बहुत आसान है, लेकिन दिल तक नहीं। उसे अलग अलग टेस्ट ट्राई करने का शौक़ है। ये कहकर वो फिर से हंसने लगी। वो यूजुअली डरपोक थी और किसी की बातों का जवाब नहीं देती थी, लेकिन जो नीता ने कहा उसने उसके दिलो दिमाग को गुस्से से भर दिया। जो सब मुझे आप कह रही हैं, फ्रीन के दिल का रास्ता तो आपको भी नहीं मिला ना? यू बिच। बेकी के ये लफ्ज़ सुनकर नीता गुस्से से पागल होने लगी। बेकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये है आपकी पढ़ाई और आपकी तमीज़? किसी को भी अब्यूज़ करना, उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना सिर्फ इसलिए कि मैंने फ्रीन के साथ डांस कर लिया। आपने मेरे कैरेक्टर पर बात की। होती कौन है आप मुझसे पूछने वाली कि वो मेरा क्या है और मैं उसकी क्या हूँ? मैं ये आपसे भी पूछ सकती हूँ। एक अनजान लड़की के साथ वॉशरूम में खड़े होकर अगर आपको ये बातें करनी पड़ रही हैं, इसका मतलब बस यही है कि फ्रीन का आपसे भी कोई रिश्ता नहीं। तो बेहतर यही होगा कि अपनी लिमिट्स में रहें। और जहाँ तक फ्रीन की पसंद नापसंद का सवाल है, अगर आपको इतना ही जानने का शौक़ है तो जाकर उसी से पूछ लीजिए कि उसे कैसी लड़कियाँ पसंद हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है उसे शो ऑफ लड़कियाँ तो बिल्कुल पसंद नहीं। बेकी की बातें नीता को थप्पड़ की तरह लगीं। उसका दिल चाह रहा था कि वो बेकी का मुंह नोच ले। तुम जानती ही कितना हो फ्रीन को, मैं बचपन से उसके साथ हूँ, समझी? मैंने कब कहा कि मैं उसे जानती हूँ? लेकिन फिर भी फ्रीन की बचपन की दोस्त मुझे देखकर इनसिक्योर हो रही है, ये मैं फील कर सकती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, आई हैव टू गो। और उम्मीद है कि अब हम दोबारा एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। ये कहते हुए बेकी गुस्से से बाहर चली गई। फ्रीन सरोजा, अब तुम्हारी 2 टके की गर्लफ्रेंड्स भी आकर मुझसे ये सवाल करेंगी कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? के लफ्ज़ों ने बेकी को वो रात याद दिला दी। उसका वो सपना और डर फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। जब बाहर पार्टी में पहुंची तो फ्रीन फिर से किसी लड़की के साथ हंसकर हाथ में 2 ग्लास लिए बातें कर रहा था। वो फ्रीन को इग्नोर करते हुए रोते हुए अपने कमरे में जा रही थी। किसी की आवाज़ ने उसे रोक लिया। ये नोब था। हे बेकी, ऐसे रो क्यों रही हो? ठंडी क्यों पड़ गई हो? उसके पास आकर फिक्र से पूछ रहा था। आई एम फाइन नोब, बस बहुत थक गई, मैं अंदर जा रही हूँ। तुम तो बहुत ठंडी पड़ गई हो। नोब ने अपना कोट बेकी के कंधों पर रख दिया और अपने हाथों से उसके हाथों को गर्म करने लगा। जैसे ही किसी ने दिलासा दिया, बेकी की आंसुओं में शिद्दत आ गई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नोब उसकी कमर को सहलाने लगा, उसे कंसोल करने लगा। दूर खड़ा फ्रीन, जो बेकी को ढूंढते यहाँ आया था, उन दोनों को ऐसे देखकर गुस्से से अपने हाथ भींचने लगा और एक ग्लास उसने इतनी ज़ोर से दबाया कि ग्लास उसके हाथ में ही टूट गया। फ्रीन, आर यू ओके? नीता चलती उसकी तरफ आई, उसके हाथ को छूने लगी। फ्रीन उसे झटक कर आगे निकल गया। थोड़ी देर में काम डाउन होने के बाद बेकी जब अपने कमरे में गई तो बहुत थक चुकी थी। जाकर उसने ड्रेस चेंज किया और सो गई। सुबह अपने यूजुअल टाइम पर जब वो उठकर कमरे से बाहर आई तो दंग रह गई। ज़मीन पर हल्के हल्के खून के कतरे थे जो फ्रीन के कमरे के पास जाकर रुक गए। बेकी को लगा कि उसका दिल किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो।
बेकी जब फ्रीन के कमरे में गई तो वो बिस्तर की जगह सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा सो रहा था। उसका एक हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी था। हाथ में कांच का टुकड़ा अभी भी फंसा हुआ था और हाथ पूरी तरह से नीला था। ये देखकर बेकी के दिल में दर्द होने लगा। वो कभी भी उसका दर्द देख ही नहीं पाती थी। फ्रीन, आप यहाँ ऐसे क्यों सो रहे हैं? और आपके हाथ को क्या हुआ? ये तो पूरा नीला पड़ गया है। बेकी ने अपने दोनों हाथों से फ्रीन के हाथ को थामते हुए कहा। तुम कौन होती हो पूछने वाली? जस्ट गेट लॉस्ट। मुझ पे एहसान करने की ज़रूरत नहीं। फ्रीन ने गुस्से से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा। मेरी और मेरी फैमिली के एहसानों के तले दबी हुई हो तुम, ये बात याद रखना। वो ये बातें दिल से नहीं कह रहा था, पर अभी वो बहुत गुस्से में था। बेकी को लगा कि फ्रीन ने फिर से उसे एक तमाचा दे मारा है, लेकिन अभी अपनी ज़ात से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए फ्रीन का नीला पड़ता हाथ था। थैंक यू कि आपने मुझ पर इतने एहसान किए। बस एक एहसान और कीजिए, अपना हाथ सीधा कीजिए। बेकी फर्स्ट एड किट लाई, उसके पास बैठ गई और नरमी से अपने हाथों में उसके हाथ थाम लिए। आह! जैसे ही कांच का टुकड़ा उसके हाथ से निकाला, दर्द के मारे फ्रीन के मुंह से एक चीख निकली। सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है। बेकी की आंखों से उसका दर्द देखकर 2 आंसू गिरे और फ्रीन के हाथ पर जाके बह गए। फ्रीन उसे देखता रह गया। वो नरमी से उसके हाथों पर मरहम लगा रही थी, साथ साथ उसके आंसू बह रहे थे। जब भी वो तकलीफ़ में होता है तो ये ऐसे रोती क्यों है? इस बात का जवाब बहुत आसान भी था और बहुत मुश्किल भी। वो उसके हाथ पर पट्टी करके सामान उठाकर मुड़ गई और बिना उसकी तरफ देखे बोली, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया है कि एहसान की कोई कीमत नहीं होती। जो कुछ आपने और आपकी फैमिली ने मेरे लिए किया है, उसका बदला तो मैं कभी चुका नहीं सकती। इसलिए इन छोटी मोटी बातों से आपके पॉइंट्स कम नहीं होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और फ्रीन को अपने कहे हुए लफ्ज़ों पर अब शर्मिंदगी हो रही थी। और इसी के साथ एपिसोड 6 का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट। एंड थैंक यू सो मच फॉर liking my videos, for commenting on them. Just keep commenting, that will gives me support, and please like my videos.